पानी से लबालब भरे बेसमेंट, ज़ॉम्बीज़ से भरी एक ट्रेन और बच्चों के एक डेडली गेम। इन सब में आखिर कॉमन क्या है? वो ये कि ये सभी कोरियन है, जिन्होंने आज ग्लोबल स्क्रीन को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ सालों में कोरियन सिनेमा एक लोकल कंटेंट से लेकर ग्लोबल ऑब्सेशन बन गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या इसकी वजह स्टोरी टेलिंग है? क्या कोई कोरियन स्टाइल है? और समथिंग व्हिच इज डीपर देन ऑल ऑफ दिस, जैसे फिल्मों में कोई कल्चरल रेवोल्यूशन? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कोरियन सिनेमा पूरी दुनिया में क्यों बूम कर रहा है, कैसे कोरियन सिनेमा पूरी दुनिया में कोरियन कल्चर, कोरियन ड्रामा, कोरियन फिल्में और कोरियन स्टाइल की छाप छोड़ रहा है, और कैसे कोरियन सिनेमा पूरी दुनिया के फिल्म देखने के तरीके को धीरे धीरे बदल रहा है। जरा याद कीजिए वो समय जब कोरियन ड्रामा, कोरियन फिल्में एक सीक्रेट हुआ करते थे, जिन्हें हम अपने दोस्तों के साथ डीवीडीज पर शेयर किया करते थे। जो लोग केबल टीवी देखते हुए बड़े हुए हैं उन्हें पता नहीं याद हो या ना हो, लेकिन जिन लोगों का बचपन दूरदर्शन देखकर बीता है उन्हें जरूर याद होगा कि साल 2006 में डीडी पर हिंदी डब्ड एक कोरियन ड्रामा ब्रॉडकास्ट किया गया था, एम्परर ऑफ द सी, जो डीडी पर समुद्र का बादशाह नाम से आता था, जिसने कोरियन कल्चर, वॉर, बिजनेस और सी एडवेंचर्स हमें दिखाए थे। लोगों को ये शो काफी पसंद आया। फिर 2007 में डीडी पर एक और कोरियन ड्रामा डे जंग जियम टेलीकास्ट किया गया, जो घर का चिराग नाम से आया करता था। जितना मुझे याद है ये शो हर हफ्ते संडे को आता था, और आप यकीन नहीं करेंगे मैं इसका बेसब्री से इंतजार करती थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोग डीडी पर इस कोरियन ड्रामे के दीवाने थे। यकीन न हो तो आप रेडिट का ये पोस्ट खुद देख लीजिए। इंडिया में ये पहली बार था जब ऑफिशियली कोरियन कंटेंट देखा जा रहा था। हालांकि इससे पहले कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोरियन कंटेंट अनऑफिशियली भी देखा जाता था, जैसे कि सबटाइटल्स के साथ इंपोर्ट की गई पायरेटेड सीडीज, डीवीडीज के जरिए, तो कभी लोकल टीवी ऑपरेटर से पायरेटेड के ड्रामा एयर करवाकर। विंटर सोनाटा, ऑटम इन माय हार्ट, स्टेयरवे टू हेवन, माय सैसी गर्ल जैसे शोज और फिल्म लोगों को काफी पसंद आते थे। आज कोरियन स्टोरीज ग्लोबल हो गई हैं, और हम सिर्फ इधर उधर के कुछ चुनिंदा फैंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स की, ऑस्कर्स की, एमीज की, इंटरनेशनल फैन क्लब्स की, उस क्रेज की जो हमें टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर आए दिन साइंस वी आर लिविंग इन अ के ड्रामा जैसा टेक्स्ट दिखा जाता है। मगर ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ है। कोरियन सिनेमा की हिस्ट्री देखेंगे तो पाएंगे कि ये रिच होने के साथ साथ काफी ट्रेजिक भी रही है, जो पॉलिटिकल उथल पुथल, सेंसरशिप और वॉर की वजह से काफी इफेक्टेड रही। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल 1910 से लेकर 1945 तक जब कोरिया पर जापानीज कॉलोनियल रूल था, उस वक्त कोरिया की पहली फिल्म रिलीज हुई थी, फाइट फॉर जस्टिस, जो कोरियन पैट्रियोटिज्म का हिडन रिफ्लेक्शन बनी। हिडन इसलिए क्योंकि जापानीज रूल के दौरान कोरिया में फिल्में काफी सेंसर्ड और कंट्रोल्ड हुआ करती थी, जिसके चलते जापानीज अथॉरिटीज सिनेमा को प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करती थी। फिल्मों में कोरियन लैंग्वेज बैन कराना, कोरियन कल्चर को पोर्ट्रे ना करने देना, ये सब इसमें शामिल था। इस सब के बावजूद 1923 में पहली फुल लेंथ कोरियन फिल्म बनी द स्टोरी ऑफ चुनहयांग, जिसने कोरिया की नेशनल आइडेंटिटी और कोरियन फोकलोर को जिंदा रखा। 1945 में कोरिया की आजादी के बाद देश नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया, और फिर 1950 से 1953 के बीच हुई कोरियन वॉर में देश तबाह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया और फिल्मों का प्रोडक्शन एकदम बंद हो गया। वॉर के बाद 60s में गोल्डन पीरियड आया, जिसमें साउथ कोरिया की फेमस डायरेक्टर किम की यंग की द हाउसमेट जैसी इम्पैक्टफुल फिल्में शामिल थी। इस दौरान लगभग 200 फिल्में प्रोड्यूस हुई, बट सैडली ये गोल्डन पीरियड ज्यादा लंबा नहीं चला। 1970 और 1980 के दशक के मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के चलते सरकार ने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप रूल्स लागू कर दिए। इस दौरान फिल्म मेकर्स को गिरफ्तार किया गया, ब्लैकलिस्ट किया गया, यहाँ तक कि उन्हें निगरानी में काम करने के लिए मजबूर भी किया गया। डायरेक्टर ली जंग हो जैसी हस्तियों को पॉलिटिकली सेंसिटिव कंटेंट के लिए बार बार सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। लेट 1980s में कहीं जाकर साउथ कोरिया के डेमोक्रेटाइजेशन के बाद आर्टिस्टिक फ्रीडम धीरे धीरे लौटने लगी। मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स खत्म हुई, सेंसरशिप घटने लगी, फिल्म मेकिंग का नया दौर शुरू हुआ, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को ताकत मिली। इस दौरान 1996 में द डे अ पिग फेल इनटू अ वेल जैसी फिल्में आई। इसी साल पहली बार लॉन्च हुआ
बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो आज एशिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है। इसके बाद कोरियन ड्रामास और सीरीज भी आने लगे। के ड्रामा की पहली गोल्डन वेव के साइंस थे स्टेयरवे टू हेवन, फुल हाउस, बॉयज ओवर फ्लावर्स। एकदम आइकॉनिक, इमोशनल, समटाइम्स चीजी, ओके वेरी वेरी चीजी बट ब्रिलियंट। 2003 में ओल्ड बॉय ने कैंस फिल्म फेस्टिवल में सबको चौंका दिया था। ट्रेन टू बुसान ने ज़ॉम्बीज थीम की मूवीज को सबके लिए इमोशनल बना दिया। बोगी नंबर 11 में मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, जल्दी। ये क्या हुआ? पीछे हटो, सब पीछे हो जाओ। बर्निंग एक साइकोलॉजिकल पोएट्री थी और फिर आई पैरासाइट। जिसने हर लिमिटेशंस तोड़ दी, सारे माइंडसेट्स हिलाकर रख दिए, जिसने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के तौर पर 4 ऑस्कर्स अपने नाम कर लिए। पैरासाइट सिर्फ इसलिए ऑस्कर अवार्ड नहीं जीती क्योंकि वो एक कोरियन फिल्म थी, बल्कि इसलिए जीती क्योंकि पैरासाइट कैपिटलिज्म पर बनी अभी तक की एक मास्टरपीस फिल्म थी। इसने आपको हंसाया, फिर चौंकाया, फिर चौंकाकर चुपचाप बिठा दिया, ये जाने बिना कि असल में विलन था कौन। और यही कोरियन स्टोरी टेलिंग है, जो आपको स्पून फीड नहीं करती बल्कि आपको स्मार्टली ट्रीट करती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको घायल भी करती है और फिर बड़ी ही खूबसूरती से हील भी करती है। कोरियन कंटेंट का ग्लोबल एक्सप्लोजन सिर्फ एक पासिंग ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये रिजल्ट है ट्रेजिक हिस्ट्री के बावजूद सालों की कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग एक्सीलेंस का। और कोरियन सिनेमा इसमें इतनी माहिर कैसे है, चलिए आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले ऑब्वियस से बात शुरू करते हैं। कोरियन सिनेमा और फिल्में बखूबी जानती हैं कि आपकी इमोशनल प्रेशर पॉइंट्स कहाँ हैं। चाहे वो किसी सीरीज के 13th एपिसोड में दिखाई गई कोई बीमारी हो, या फिर लंबे टाइम से खोई हुई किसी मेन कैरेक्टर की माँ अचानक किसी मार्केट में मिल जाए। दूसरे या तीसरे एपिसोड तक आप रो रहे होते हैं और 10वें या 11वें एपिसोड तक सिसकियां भर रहे होते हैं। कोरियन स्टोरी टेलिंग डेयर्स टू फील डीपली, जो सॉफ्टनेस, हार्ट ब्रेक या फिर किसी की सेंसिटिविटी को दिखाने से डरती नहीं है। और यही बात दुनिया भर में गूंजती है, क्योंकि आप चाहे कहीं से भी हो, इमोशन स्पीक्स लाउडर देन सबटाइटल्स। कोरियन कंटेंट की एक सबसे खास बात यह है कि वो ऐसे इश्यूज को टैकल करता है जो जरूरी है। पैरासाइट में क्लास स्ट्रगल, इट्स ओके टू नॉट बी ओके में मेंटल हेल्थ, स्टार्टअप में एम्बिशन, रिप्लाई 1988 में फैमिली एक्सपेक्टेशंस, यहाँ तक कि फिल्म हाय बाय मामा में डेथ तक। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ये कि कोरियन फिल्मों में यूनिवर्सल इमोशंस को बहुत ही लोकल और कल्चरली स्पेसिफिक सेटिंग्स में पोर्ट्रे किया जाता है। इसलिए जब भी आप कोई कोरियन कंटेंट देख रहे होते हैं तो वो भी आपको काफी फेमिलियर सा लगता है। हर कोरियन कंटेंट में आपको कोरियन कल्चर की, कोरियन खाने की झलक दिखती है। ये अपनी कल्चर से कहानियां उठाकर भी पेश करते हैं, जो काफी यूनिक होने के साथ साथ बेहद ही फेमिलियर लगती हैं। फिर चाहे डीडी में टेलीकास्ट होने वाला डेजन जियंग ज्वेल इन द पैलेस हो, या फिर एक खूबसूरत फिल्म मीनारी हो। यानी कहानी की थीम ग्लोबल है, मगर उसका ट्रीटमेंट कोरियन कल्चर के इर्द गिर्द होगा। Now let's talk about the visuals. कोरियन शोज और फिल्में बेहद खूबसूरत होती हैं। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे उसे सोने में डुबोया गया हो और फिर उसे फरिश्तों ने रोशन किया हो। यहाँ तक कि बारिश का कोई सैड सीन भी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस लगता है। लाइटिंग, स्टाइलिंग, फूड शॉट्स, साउंड डिजाइन, कोरियन सिनेमा में ये सब कुछ देखना एक थेरेपी जैसा है। आप 2003 में आए किम की डुक डायरेक्टेड स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर एंड स्प्रिंग का कोई भी एक सीन देख लीजिए, आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। कोरियन ड्रामा और फिल्में हमें काफी कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग कैरेक्टर्स शोकेस करती हैं। एक और जहां विलन की एक ट्रेजिक बैक स्टोरी होगी, तो वहीं साफ सुथरा निश्चल सा हीरो होगा जो शायद कई बार रोते रोते सो भी जाता है। वहीं हीरोइन होगी काफी स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, जो किसी को जोरदार मुक्का मारने से भी नहीं कतराती है। आप सिर्फ किरदारों को नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि आप उन कैरेक्टर्स में खुद को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आप उन्हें बढ़ते, गिरते, उठते, संभलते हुए देखना चाहते हैं। नो ऑफेंस टू हॉलीवुड, बट कभी कभी रोमांस का मतलब सिर्फ एक डिनर और एक छोटा सा चीक किस भी होता है। ये ड्रामा मतलब 7वें 8वें एपिसोड तक ऐसा टेंशन पैदा किया जाता है कि जिसके बाद सिर्फ किरदार का हाथ छू लेना भर ही एमी अवार्ड का हकदार बन जाता है। पहला किस किसी बिजली जैसा,
प्यार का इजहार रुला देने वाला, यहाँ तक कि किसी मेन कैरेक्टर का दिल टूट जाना तक आइकॉनिक लगता है। द रोमांस इन कोरियन ड्रामास एंड फिल्म्स इज स्लो एंड स्वीट, जो हमें ये याद दिलाता है कि सच्चे प्यार को हर बार जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अगर आपने ट्रेन टू बुसान देखी है तो आपको क्या लगता है कि वो एक हॉरर फिल्म थी या फिर फादर डॉटर का ड्रामा? सिर्फ यही नहीं, अगर आप गॉब्लिन देखोगे तो आपको लगेगा आप रोमांटिक फिल्म देख रहे हो, तो कभी आपको लगेगा आप कोई फैंटेसी एपिक सागा देख रहे हो। वैसे ही पैरासाइट भी लगती है, कभी थ्रिलर तो कभी एक डार्क कॉमेडी। कोरियन क्रिएटर्स जॉनरास के साथ लेगो ब्लॉक्स की तरह खेलते हैं, जहां वो रोम कॉम के साथ मिस्ट्री जोड़ देते हैं, फिर थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स छिड़क देते हैं, एक म्यूजिकल मोन्टाज डालते हैं, एंड गेस व्हाट, इट एक्चुअली वर्क्स। कोरियन कंटेंट देखते हुए आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। You just simply trust the process. दौड़ती भागती जिंदगी के लिए 12 से 20 एपिसोड्स में समेटे गए के ड्रामा बिंज वॉचिंग के लिए बेस्ट थे और आज भी है। जैसे जैसे कोरियन कंटेंट का क्रेज बढ़ने लगा, वैसे वैसे एल्गोरिदम ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स, वाईकी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कोरियन कंटेंट परोसना शुरू किया और हमने भी दोनों हाथों से समेटा। कोरियन ओटीटी मार्केट की साइज पहले से काफी बड़ा और आगे भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, साउथ कोरिया के वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केट में 2024 में रेवेन्यू लगभग $4,478.8 मिलियन है और 2030 तक लगभग $14,944.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2024 में ओटीटी के लिए कोरियन वॉन में कुल मार्केट का साइज लगभग 6.1 ट्रिलियन KRW है, जिसका मतलब है $437,205,460। सिर्फ एक नीश कंटेंट माने जाने वाला कोरियन कंटेंट आज फ्रंट पेज पर है, टॉप ट्रेंडिंग है और कई लैंग्वेजेस में डब किया जाता है। ब्राजील से लेकर बेल्जियम तक लोग कोरियन कंटेंट के दीवाने हैं और आज स्क्विड गेम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जो सबटाइटल्स पहले फॉरेन की फिल्मों में खटकते थे, आज वही सबटाइटल्स एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। थैंक्स टू BTS, ब्लैकपिंक एंड कोरियन ब्यूटी कल्चर, इन सभी के जरिए दुनिया कोरिया को देख ही रही थी, जिसके चलते कोरियन कंटेंट को अटेंशन के लिए फाइट नहीं करना पड़ा, उसे सिर्फ डिलीवर किया गया और कमाल हो गया। पूरी दुनिया हल्यू वेव में गोते खाने लगी। हल्यू वेव का मतलब है कोरियन वेव। कोरियन कल्चर, कोरियन ड्रामा, कोरियन फिल्में, कोरियन म्यूजिक, कोरियन फूड एंड एवरीथिंग कोरियन, यही है हल्यू वेव। 1990s के कोरियन ड्रामा से शुरू हुई ये वेव आज के-पॉप बैंड्स जैसे BTS और ब्लैकपिंक और आज पैरासाइट जैसी मास्टरपीस से फर्निश्ड है। यह हल्यू वेव बताती है कि कैसे किसी सॉफ्ट पावर, कल्चरल अपील और आपकी आर्ट एक देश की प्रेजेंस को रीशेप कर सकती है, और वो भी ग्लोबली। कोरियन सिनेमा की दीवानगी इंडियन फिल्म मेकर्स के भी सिर चढ़कर बोली। जिंदा ओल्ड बॉय का रीमेक, एक विलन आई सॉ द डेविल का रीमेक, भारत ओड टू माय फादर का रीमेक, ढूंढेंगे तो और भी कई सारी मिल जाएंगी। मोएत्सुरी के रीमेक्स के तो क्या ही कहने। पैरासाइट ने ऑस्कर में हिस्ट्री बना डाली, मिनारी ने कई दिल तोड़े और स्टेरियोटाइप्स भी, स्क्विड गेम ने एमी अवार्ड अपने नाम किया। यहाँ बात सिर्फ डाइवर्सिटी की नहीं है, बल्कि कोरियन सिनेमा को इसलिए रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि वो एक्सेप्शनल होता है। दैट्स इट। कोरियन सिनेमा में चाहे कितनी फैंटेसी दिखाई जाए, बट उनका एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि फैंटेसी में होने के बावजूद भी आप काफी ग्राउंडेड फील करते हैं, जिनमें स्ट्रगल सच्चे लगते हैं और खुशी कमाई हुई लगती है। रिश्ते मैसी जरूर होते हैं, पर होते खूबसूरत हैं, जिनके हर फ्रेम में इंसानियत की झलक दिखती है, और शायद यही कारण है जिस वजह से कोरियन कंटेंट आज ग्लोबली इतना ज्यादा बूम कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो ट्रेंडी या खूबसूरत है। कोरियन सिनेमा हमें याद दिलाता है दैट इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फॉल इन लव स्लोली, इट्स ओके टू चेज योर ड्रीम्स लेट, एंड इट्स वेरी वेरी मच ओके अगर आपको दुनिया की सबसे अजीब जगहों पर सुकून मिलता है। मुझे लगता है हम सब किसी ऐसी कहानी की तलाश में रहते हैं जो हमें वास्तविक महसूस कराए, और आज इसी वीडियो को शूट करते वक्त कोरिया से बेहतर कोई और ऐसी कहानियां नहीं सुना रहा है। मैं गनक, आप देख रहे हैं विटी चोखा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।